नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका सेंटर फॉर एम्बिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और उनसे संबंधित कुछ लास्ट ईयर के पीवाईक्यू हल किए थे। आज हम लोग उसी क्रम में, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, एक बार थोड़ा टॉपिक कवर करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। क्योंकि 2026 का जो प्रीलिम्स हमारा टारगेट है, उस पर्पज़ से कोशिश कर रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा से ज़्यादा जो सवाल हैं उनको हल किया जा सके। तो उसी क्रम में हम लोग लास्ट वीडियो हमने कवर किया था कि यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी, जिसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डेनिश। हमने ये भी देखा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से भारत में डचों को पराजित किया था। बैटल ऑफ बेदरा 1759 में बैटल ऑफ बेदरा हुआ, जिसमें डच पराजित हुए और वो इंडोनेशिया की तरफ निकल जाते हैं। उसके बाद पुर्तगालियों के साथ अंग्रेज़ों की एक ट्रीटी हुई थी, जिसमें बम्बई को लेकर के एग्रीमेंट हुआ था। तो पुर्तगालियों ने बम्बई ब्रिटिश को जो है दहेज के रूप में दे दिया था, वैवाहिक संबंध हुआ था, पुर्तगालियों के साथ समझौता हो गया था। उसी क्रम में हमने 3 कर्नाटक युद्ध देखे थे और अंतिम रूप से बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में हुआ। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी पूरी तरीके से पराजित हुए और उसके बाद अपना जो व्यापार है, व्यापार तक सीमित रहे। विस्तारवादी नीति को उन्होंने त्याग दिया, युद्ध करने की परंपरा को छोड़ दिया गया। डेनिशों का मामला कुछ ज़्यादा रहा नहीं था, वो शुरुआत में चले गए थे। तो अंतिम रूप से जो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आपस में संघर्ष हुआ, उसमें ब्रिटिश मुख्य रूप से विजयी हुए और उसके बाद उन्होंने भारत पर जो है अपना विलय और विस्तार की नीति को स्टार्ट किया। तो अगला जो हमने चैप्टर बनाया है उसी क्रम में कि ब्रिटिश कंपनी का विस्तार, है ना, या ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भारत में। अब ब्रिटिश भारत का साम्राज्य जब हम विस्तार की बात कर रहे हैं, तो ये विस्तार मुख्य रूप से आप देखेंगे बंगाल से शुरुआत होता है। क्लियर है? और इस ब्रिटिश विस्तार में सबसे पहले बंगाल का मामला होगा। बंगाल के बाद मैसूर, मैसूर के बाद मराठा, सिख, पंजाब और ये असम नहीं, असम नहीं, अवध का मामला होगा, अवध। इस तरीके से ब्रिटिश ने पूरे भारत में विस्तार करने का काम किया। आप जो नाम देख रहे हैं, जैसे बंगाल की बात हो रही है, अगर हम ब्रिटिश के टाइम पर या 17वीं शताब्दी तक बंगाल की बात कर रहे हैं, तो बंगाल का मतलब है उस समय आज के टाइम का एक बड़ा पूरा क्षेत्र शामिल है, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है, बिहार शामिल है, उड़ीसा भी शामिल है और असम के कुछ क्षेत्र इस बंगाल के एरिया में आ रहे हैं। तो दरअसल बंगाल प्रांत की बात हो रही है, तो बंगाल एक बड़ा प्रांत है इस समय। क्लियर है? बंगाल के बाद जिस एरिया की बात हो रही है कि बंगाल जीतने के बाद ब्रिटिश जो है मैसूर, जिस मैसूर की बात हम कर रहे हैं, ये मैसूर दरअसल कर्नाटक का कुछ क्षेत्र है। क्लियर है? तो मैसूर यहाँ की बात हो रही है। ठीक, मैसूर के बाद मराठा, ये वाला पूरा क्षेत्र है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ये मराठों का मामला है। और मराठों के बाद जो है पंजाब या सिख की बात होगी, पंजाब राज्य को जीतने की बात होगी, पंजाब। क्लियर है? पंजाब के बाद ये अवध आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है ना, वो भी ब्रिटिश के विस्तार का ही पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि बंगाल से लेकर के जो बैटल ऑफ प्लासी 1757 का मामला है, तो बैटल ऑफ प्लासी से ब्रिटिश के विस्तार की नीति शुरू हो गई और उसके बाद धीरे धीरे हम देखेंगे पंजाब में जाकर के खत्म होगा ये मामला। पंजाब पे जाकर के 1846 तक जाकर के 1846 तक ब्रिटिश का लगभग विस्तार भारत में हो जाएगा। जो 1757 में कहानी स्टार्ट होगी, ये जो लिखा है बंगाल से जो है 1757, यहां से मामला शुरू होगा और 1848-49 तक जो है पूरी तरीके से इन सारे प्रांतों को ब्रिटिश ने अपने नियंत्रण में ले लिया। इसी प्रक्रिया को कहा जा रहा है ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति या ब्रिटिश का विस्तार भारत में। क्लियर है?
अब एक बात हमें समझनी है कि ये बड़े बड़े प्रांत जो हैं, इनके अपने राजा महाराजे नवाब रहे होंगे। इस राज्यों को ब्रिटिश ने दरअसल किस परंपरा से, किस पद्धति से अचानक जीत लिया? भारत में क्या कोई ऐसा शासक या साम्राज्य या राज्य नहीं था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस विस्तार के क्रम में उसको रोक पाए? तो दरअसल इस समय की जब बात हो रही है, 17वीं सेंचुरी की बात हो रही है, तो मुगल एम्पायर अपने अंतिम पड़ाव पर है। क्योंकि आप देखिए 1707 में औरंगजेब की डेथ हो रही है। कहा जाता है कि औरंगजेब मुगलों में एक महत्वपूर्ण और योग्य शासक रहा, जिसने अपने विस्तार के माध्यम से संपूर्ण भारत पर लगभग राज्य किया। तो 1707 में औरंगजेब की डेथ हो रही है। उसके बाद क्योंकि कोई मुगल जो है योग्य शासक नहीं आया, केवल भोग विलास वाले शासक आए और उन्होंने साम्राज्य की पकड़ थी उनकी साम्राज्य पर, वो कमजोर हो जाती है। और उसी क्रम में ये बंगाल, मैसूर, मराठे और पंजाब ये स्वतंत्रता का दावा करते हैं और अपने अपने राज्य की स्थापना की जाती है। तो दरअसल इस समय भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना विस्तार करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर रही है, शुरू कर रही है, उस समय भारत में दरअसल कोई भी केंद्रीय सत्ता या केंद्रीय शक्ति नहीं है। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी अपना विलय विस्तार करती नजर आ रही है। दूसरी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कुछ भारतीयों के द्वारा भी सहयोग प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने विस्तार को करने में आसानी हो जाएगी, उसको सहायता मिलेगी। जब हम बंगाल की बात करेंगे तो वहां देखेंगे कि बंगाल विजय एक भारतीय शासक के कारण ही हो रही है। प्लासी का जो युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध के बारे में कहा जा रहा है कि युद्ध नहीं, एक छलावा था, एक धोखा था, और उस धोखे का फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया, बंगाल विजय कर ली। क्लियर है? तो ये सारी बातें अगर देखा जाए कि बंगाल या ये सारे राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी विस्तार कर पा रही है, उस समय भारत की स्थिति क्या थी? तो भारत की स्थिति के मामले में यह है कि इस समय मुगल साम्राज्य जो है कमजोर पड़ गया था। मुगल साम्राज्य जो अपने पतन की ओर जा रहा था, कोई योग्य शासक था नहीं, कोई केंद्रीय सत्ता मौजूद नहीं थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की इस विस्तारवादी नीति को रोक पाए। ठीक है, तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बंगाल की बात करेंगे, फिर मैसूर की बात करेंगे, मराठाओं की बात करेंगे, एक एक करके। तो सबसे पहले अगर हम बंगाल की बात करें, जिस बंगाल की बात हो रही है, ये बंगाल दरअसल सबसे पहले ब्रिटिश ने इस बंगाल को क्यों जीता, क्या कारण है? बंगाल विजय का जो मुख्य कारण है क्या है? तो अगर हम बंगाल की बात करें, पहले मुगल साम्राज्य के टाइम पर ये बंगाल मुगलों के अधीन था। मुर्शीद कुली खां बंगाल का संस्थापक कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये मुर्शीद कुली खां, फाउंडर ऑफ बंगाल, बंगाल का संस्थापक है। ये मुर्शीद कुली खां अपने टाइम पर मुगल के दरबारों में, खासकर आगरा प्रांत में मुगलों का एक अधिकारी हुआ करता था। लेकिन जब मुर्शीद कुली खां ने देखा कि मुगल साम्राज्य जो है अपने पतन की ओर है, यहाँ कुछ ठीक ठाक हो नहीं रहा है, तो उसने अपने गृह प्रांत में जाकर के अपने प्रांत को अपने अनुसार स्वतंत्र करने की घोषणा की। इसलिए कहा जा रहा है कि मुर्शीद कुली खां बंगाल का फाउंडर है, संस्थापक है। 1717 में देखिएगा, ये जो बंगाल की स्थापना की जा रही है, डेट है 1717 लगभग। मैंने कहा कि 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, तो उसके 10 वर्ष बाद, क्योंकि 10 वर्षों तक ये मामला नहीं था कि मुगल इतने कमजोर थे, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो लोग आए वो उन्होंने अपनी योग्यता साबित नहीं कर पाए, अयोग्य साबित हुए। इस वजह से मुर्शीद कुली खां जैसे लोग बंगाल की स्थापना कर रहे हैं, है ना। चिंग्लिस खां जैसे लोग हैदराबाद, इसकी स्थापना कर रहा है। ये चिंग्लिस खां जिसको हम बोल रहे हैं, ये भी मुगलों के यहाँ, आगे एक मुगल बादशाह का नाम आता है मोहम्मद शाह रंगीला, उसका एक विशेष अधिकारी हुआ करता था।
जब देखा कि मोहम्मद शाह रंगीला केवल शराब और भोग विलास में व्यस्त है, तो उसने दिल्ली से निकल करके और अपने राज्य में जाकर के हैदराबाद की स्थापना की। क्लियर है। उसी क्रम में ये जो अवध की बात हो रही है, अवध, शहादत खां बुरहान मुल्क अवध का संस्थापक है। तो 1721-22 के समथिंग में, है ना, 1721-22 के समथिंग में शहादत खां बुरहान मुल्क, नोट करके रखना, शहादत खां बुरहान मुल्क ये अवध का संस्थापक है। चिंगलिस खां हैदराबाद का संस्थापक है। क्लियर है। तो इस तरीके से, और इसी क्रम में दक्कन में मराठाओं का मामला, ये राज्य स्वतंत्र हो रहे हैं। कारण है मुगल सत्ता कमजोर पड़ रही है। उसी क्रम में बंगाल स्वतंत्र हुआ। अब जो सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले बंगाल को विजिट क्यों किया। क्लियर है। क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले मछलीपट्टनम में एक कारखाना लगाया था, उसके बाद हमने देखा कि सूरत में कारखाना लगाया और दूसरी जगह पे कारखाने लगाए। दरअसल ब्रिटिश के व्यापार को आप देखिएगा तो ये जो एरिया था भारत का पश्चिमी तट जो है, बंदरगांव के एरिया में अरब सागर से लाल सागर होते हुए, भूमध्य सागर होते हुए व्यापार के लिए एक मार्ग था। लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल विजय क्यों किया सबसे पहले, है ना, एक सवाल है। तो बंगाल विजय करने का एक बड़ा कारण है कि संपूर्ण भारत में अगर उन प्रांतों की बात की जाए तो उन प्रांतों में बंगाल एक ऐसा प्रांत था जो सबसे अधिक आर्थिक रूप से मजबूत है, संपन्न है, या कहें तो आर्थिक संपन्नता बंगाल में नजर आ रही है। इस आर्थिक संपन्नता का कारण था कि बंगाल जो है गंगा, यमुना, सोन नदियों के दोआब का क्षेत्र है, दोआब का क्षेत्र है। क्लियर है। और नदियों के दो क्षेत्र को दोआब कहते हैं। दोआब का क्षेत्र होने की वजह से कृषि के लिए जो है यहाँ विशिष्ट विशेषताएं मौजूद थी, तो उत्पादन मुख्य रूप से ज्यादा हो रहा है। क्लियर है। दूसरी बात, एक आर्थिक संपन्नता, एक बड़ा कारण था दिल्ली से बंगाल की दूरी। तो दिल्ली जो उस समय मुगलों की राजधानी हुआ करती थी, दिल्ली से बंगाल की दूरी, बंगाल दूर था, या दिल्ली की राजनीति से बंगाल दूर था, जहां ब्रिटिश मुख्य रूप से अपने अनुसार अपनी मनमानी नीतियां और अपनी योजनाएं लागू कर सकते थे, जिनको कोई रोकने वाला नहीं था। तो बंगाल की संपन्नता, आर्थिक संपन्नता और दिल्ली से दूरी। एक और कारण है कि बंगाल जो है बंदरगाह या तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है। तो बंगाल से पूर्व की तरफ के जो क्षेत्र थे जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार को बढ़ा सकती थी, यह भी मौजूद था, बंदरगाह क्षेत्र मौजूद है। तो दरअसल बंगाल की आर्थिक संपन्नता, बंगाल दिल्ली से काफी दूर था और तटीय क्षेत्र होने की वजह से ब्रिटिश को संसाधन जो है सबसे ज्यादा बंगाल में मिल रहे थे। इन्हीं संसाधनों की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले बंगाल विजय की योजना बनाती है और बंगाल को विजय करती है। ये ध्यान रखिएगा। मुर्शीद कुली खां के बाद बंगाल में जो कई नवाब आए क्रम से, है ना, उन नवाबों को देख लीजिए एक बार। तो मुर्शीद कुली खां बंगाल का संस्थापक है। उसके बाद अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम। ये कभी कभार सीक्वेंस में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये बंगाल के नवाब हैं। अब इन बंगालों के नवाब के दौरान कुछ घटनाक्रम घटते हैं, उन्हीं को दरअसल समझना है। मुर्शीद कुली खां जब बंगाल का नवाब था तो इसने बंगाल में कई सारे सुधारवादी कार्य किए, जमींदारी व्यवस्था को लागू किया, कर व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया। अगर हम एक बात देखें तो बंगाल में ये मुर्शीद कुली खां के द्वारा कर व्यवस्था में सुधार किया गया, कर व्यवस्था में सुधार किया गया, जमींदारी व्यवस्था को मजबूत किया गया। इस तरीके से मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। उसके बाद अलीवर्दी खां,
बंगाल का नवाब बनता है। अली वर्दी खां के बारे में ध्यान ये रखना है कि अली वर्दी खां बंगाल का ऐसा नवाब था जो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों को बहुत अच्छे से समझता था। इसीलिए इस मुर्शीद कुली खां ने, अली वर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की है। यह सवाल पूछा गया यूपी कमीशन में, ध्यान रखिएगा। तो अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की है। मधुमक्खियों। ठीक। मुर्शीद कुली खां ने कहा था कि जिस तरीके से मधुमक्खियां, यदि मधुमक्खियों को छेड़ा जाए, यदि मधुमक्खियों को ना छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी, और यदि छेड़ दिया जाए तो वो काटेंगी, हमको काट के मार डालेंगे। इस तरीके का स्टेटमेंट अली वर्दी खां ने दिया। तो ध्यान रखिएगा, दो तरीके के स्टेटमेंट है कि ये पूछा गया कि अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों की किसने की थी, तो अली वर्दी खां। और इसी अली वर्दी खां का नाती कह सकते हैं सिराजुद्दौला है। तो अपने नाती सिराजुद्दौला को समझाया था अली वर्दी खां ने कि अंग्रेजों से डायरेक्ट लड़ने की या डायरेक्ट टकराने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि ये मधुमक्खियों के समान है ना। अगर इनको हम छेड़ेंगे तो ये हमको ही नुकसान पहुंचाएंगे। स्टेटमेंट का मतलब ये है। अली वर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला नवाब बनता है, और नवाब बनने के बाद ध्यान रखिएगा 1756 में ये नवाब बनता है। और नवाब बनने के बाद इसके सामने एक समस्या आती है। समस्या यह है कि पिछले लास्ट में हमने बात की थी, अंग्रेजों ने 1698 एडी में कलकत्ता के 3 गांव की जमींदारी मात्र 1200 रुपए में प्राप्त की थी, और उसी 3 गांव को मिलाकर के कालीकता, गोविंदपुर, सूतानाती, इन तीनों गांव को मिलाकर के कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। और उसी कलकत्ता शहर में एक किले का निर्माण किया गया था जिसको फोर्ट विलियम किला कहा जाता है। इस फोर्ट विलियम किले में एक समस्या ये आई कि अंग्रेजों ने उस फोर्ट विलियम किले की घेराबंदी शुरू कर दी, बाउंड्री करना शुरू कर दिया। अच्छा, ब्रिटिश फ्रांसीसी भी वहां बाउंड्री कर रहे थे, लेकिन उस बाउंड्री को फ्रांसीसियों के द्वारा रोक दिया गया, क्योंकि सिराजुद्दौला ने एक घोषणा की, एक आदेश दिया कि भाई आपने हमारे यहाँ ये चीजें किराए पर ली हैं, रेंट पर ली हैं, और आप रेंट पर लेकर के इन सारी चीजों का बाउंड्री कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो सिराजुद्दौला के इस आदेश से फ्रांसीसी तो मान जाते हैं, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी जो हैं इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं, और वो अपना निर्माण कार्य लगातार जारी रखते हैं। तो सिराजुद्दौला को लगा कि मेरे द्वारा की गई घोषणा ये मेरे अपमान है कि मेरे गृह राज्य में रह करके जिसको उन्होंने किराए पर लिया, रेंट पर लिया, और उसका निर्माण कर रहे हैं, ये मेरी संप्रभुता का उल्लंघन है। इसीलिए सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को उस फोर्ट विलियम किले पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण किया तो इस घटना को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। ये यूपी कमीशन ने सवाल पूछा भी है। घटना ध्यान रखिएगा, ब्लैक होल। ब्लैक होल इवेंट या ब्लैक होल घटना। ठीक, घटना जो है 20 जून 1756 की है। क्या हुआ इस घटना में? तो सिराजुद्दौला ने लगभग 43 ब्रिटिश अधिकारियों को, 43 अधिकारियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। और उस कमरे में बंद करने के बाद, क्योंकि आप जून का महीना देख रहे हैं, गर्मी का समय है, तो उसमें बहुत सारे जो लगभग कहें जो 43 लोग बंद कर दिए गए छोटे से कमरे में, तो दम घुटने की वजह से उसमें लोगों की डेथ हो जाती है। उसमें एक व्यक्ति बचता है जिसने इस घटना की जानकारी दी है। उसका नाम ध्यान रखेंगे हॉलवेल, जिसको ये जानकारी दे रहा है हॉलवेल। इस व्यक्ति के द्वारा ये जानकारी दी गई कि सिराजुद्दौला ने कुछ लोगों को छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, और
क्योंकि जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया था तो उसमें कुछ अंग्रेज भाग गए थे, कुछ लोगों को अरेस्ट करके छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। उसमें कुछ लोगों की डेथ हो गई थी, उसमें एक व्यक्ति बचा जो स्वयं कहता है कि मैं बचा था, जो हॉलवेल था। और इस हॉलवेल ने इस घटना की जानकारी दी है। इतिहास में इस घटना को जो है ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। आप डेट दो ध्यान रखिएगा, किस क्षेत्र संबंधित है, क्या मामला है। जब हॉलवेल ने भाग करके, आप समझिए ये था बंगाल, बंगाल में जब ये घटना घटी फोर्ट विलियम किले में, तो ये हॉलवेल भाग करके पहुंचा मद्रास। हमने कहा था कि मद्रास जो है अंग्रेजों के नियंत्रण में था और अंग्रेजों ने मद्रास में भी किले का निर्माण करवाया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। जब वहां हॉलवेल पहुंचा मद्रास, तो मद्रास में जाकर के इस हॉलवेल ने वहां के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे उनको इस बात की जानकारी दी कि भाई सिराजुद्दौला ने बंगाल में हमारे कुछ साथियों को साथ कमरे बंद कर दिया था जिसमें कुछ लोगों की डेथ हो गई है। तो इस वजह से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रांसीसी जो कर्नाटक युद्ध हो रहे थे उन कर्नाटक युद्धों में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बढ़त दिलाई थी, उसका एक सफलता दिलाई थी। तो इसी सफलता की वजह से रॉबर्ट क्लाइव को ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है सेनापति बना दिया गया था। और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही एक लगभग 10,000 की एक सेना ईस्ट इंडिया कंपनी की कलकत्ता भेजी जा रही है और उसे कहा जा रहा है कि सिराजुद्दौला को सबक सिखाया जाए। इस बात का क्लियर है। और आगे चल करके यही मामला जो है बैटल ऑफ प्लासी युद्ध का कारण बनेगा। क्लियर है। तो ये सिराजुद्दौला के टाइम पर जो घटना घटी जिसको ब्लैक होल कहा जा रहा है उसका कारण था फोर्ट विलियम की बाउंड्री को लेकर के। आगे जब सिराजुद्दौला के टाइम पर जब रॉबर्ट क्लाइव दिल्ली कलकत्ता आएगा तो फिर सिराजुद्दौला ने अलीनगर की संधि की है शुरुआत में आकर के। इस घटना के बाद जनवरी 1757 ट्रीटी ऑफ अलीनगर, अलीनगर की संधि, ये अलीनगर की संधि जो हो रही है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। रॉबर्ट क्लाइव एक चालाक व्यक्ति है, उसने यहाँ बंगाल के नवाब से कहा कि सॉरी हमारे लोगों से गलती हुई, हमने गलती की, हम माफ़ी मांगते हैं और आप जो है हमको पुनः कलकत्ता फोर्ट विलियम में व्यापार की अनुमति दीजिएगा। तो इस वजह से संधि के माध्यम से कंपनी के अधिकारियों को फिर अनुमति मिलती है और व्यापार प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने जो है इस घटना को बदला लेने के लिए पहले एक सहयोग समन्वय की नीति अपनाई, उसके बाद धीरे धीरे इस नवाब के खिलाफ सिराजुद्दौला के खिलाफ एक षड्यंत्र रचना शुरू किया। और इसी षड्यंत्र में उसने इस सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उस मीर जाफर से संधि की, समझौता किया और मीर जाफर से कहा कि हम आपको, मीर जाफर से जब बात हुई तो मीर जाफर से कहा कि हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। उसने कहा कैसे? तो उसने कहा कि आपको जो है केवल युद्ध में तटस्थ रहना है और इस युद्ध में हम सिराजुद्दौला की हत्या कर देंगे, उसके बाद आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। तो जो कहा कि कब तक आप दूसरों के अधीन काम करेंगे, तो मीर जाफर के मन में लालच आ जाएगा नवाब बनने का और इस वजह से वो प्लासी के मैदान में सेना का नेतृत्व करेगा और उस सेना के नेतृत्व में सेना युद्ध नहीं लड़ेगी, केवल सेना का एक छोटा सा भाग युद्ध लड़ेगा और उस युद्ध की प्रक्रिया में नवाब सिराजुद्दौला को जो है समाप्त कर दिया जाएगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी। इस तरीके से इस घटना को बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है। तो जो बैटल ऑफ प्लासी है, प्लासी का युद्ध जिसको हम कह रहे हैं, तो 23 जून 1757 का मामला है। इस युद्ध में हमने कहा कि सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर जो है अपनी सेना को, अपनी टुकड़ी को युद्ध का आदेश ही नहीं देता। जैसे मैंने कहा कि ये युद्ध सेना जब आमने सामने पहुंची, सिराजुद्दौला के पास एक बड़ी सेना थी
रॉबर्ट क्लाइव के पास एक छोटी सेना थी, मात्र 10,000 सिपाही थे। तो मीर जाफर ने अपनी सेना को आदेश ही नहीं दिया। मीर मादन और मीर मोहन दो एक सेनापति हैं जो सिराजुद्दौला के साथ लगभग कुछ घंटों तक युद्ध होता है, लेकिन कुछ समय बाद सिराजुद्दौला को ये बात समझ आ जाती है कि मीर जाफर जो है अंग्रेजों से मिल गया है। तो फिर सिराजुद्दौला प्लासी के मैदान को छोड़ करके वहां से भागना शुरू करता है, भागता है और ढाका पहुंचता है। ढाका में मीर जाफर के पुत्र मीर मादन के द्वारा, ये मीर जाफर का पुत्र है मीर मादन, इसके द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि इसको पता था कि प्लासी के मैदान में आज सिराजुद्दौला की हत्या होनी है। और मैंने कहा सिराजुद्दौला कुछ समय बाद समझ गया था कि प्लासी में जो षड्यंत्र हो गया, मीर जाफर अंग्रेजों में मिल गया है, तो वो जो है वहां से भागना शुरू करता है और ढाका पहुंचता है राजधानी। तो वहां मीर जाफर के पुत्र मीर मादन के द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। इसके कारण फिर प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। क्लियर है? तो ये बैटल ऑफ प्लासी है। प्लासी के युद्ध के बारे में कहा जाता है कि एक छलावा था, है ना, एक धोखा था। तो धोखा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि युद्ध हुआ ही नहीं था। क्लियर है? क्योंकि सिराजुद्दौला की जो सेना थी उसने पार्टिसिपेट किया ही नहीं था इस युद्ध में। इस वजह से बंगाल के नवाब पराजित होते हैं, हत्या होती है और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि ये पहली विजय हो रही है, चाहे वो बेशक बिना युद्ध की हुई हो, लेकिन बंगाल में विजय हुई। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ध्यान रखिएगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में फाउंडर कहलाता है, संस्थापक कहलाता है। इस तरीके का सवाल यूपी कमीशन के द्वारा पूछा गया है। ठीक, तो उसके बाद क्या मामला है, ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री रहे विलियम पिट्स। विलियम पिट्स ने उस समय एक स्टेटमेंट दिया कि रॉबर्ट क्लाइव जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेनापति है। इस तरीके का सवाल भी पूछा गया है। तो प्लासी के युद्ध में जिस तरीके से उसने जीत दिलाई थी, तो इसकी तुलना जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेनापति के तौर पर कहा जा रहा है। ये स्टेटमेंट ब्रिटिश के जो पीएम थे विलियम पिट्स, उनके द्वारा दिया जा रहा है। दोनों सवाल यूपी कमीशन ने पूछे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन है भारत में? रॉबर्ट क्लाइव, है ना। और रॉबर्ट क्लाइव को जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेनापति कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये बैटल ऑफ प्लासी की बात होती है। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 गांव के परगने की जमींदारी है। जैसे प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ, प्लासी के युद्ध के बाद का मामला है। प्लासी के युद्ध के बाद क्या घटनाक्रम है, तो प्लासी के युद्ध के बाद जो है मीर जाफर को नवाब बनाया गया, बंगाल का नवाब बना दिया गया, है ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 गांव की जमींदारी प्राप्त हुई। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव को निजी तौर पर जो है लाखों रुपए धन के तौर पर प्राप्त हुए, और भी जो अधिकारी थे। तो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ गया, आर्थिक रूप से मजबूती हो गई, और इसी प्लासी में जो आर्थिक रूप से संपन्नता मिली, ये फायदा मिला, यही कर्नाटक युद्ध में जाकर फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। इसका लाभ मिला ब्रिटिश को, गांव की जमींदारी मिल गई और बहुत सारा धन संपदा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारा नगद कैश दिया गया और निजी तौर पर रॉबर्ट क्लाइव को बहुत सारा पैसा दिया गया। क्लियर है? तो ये प्लासी के युद्ध के बाद का मामला है। ये मीर जाफर के ऊपर इतना बड़ी रकम युद्ध क्षतिपूर्ति के तौर पर रखी गई थी कि वो किस्तों के तौर पर चुकाने के लिए तैयार था, क्योंकि इतना धन इकट्ठा था नहीं। तो वो किस्तों के रूप में देने की बात कही कि हम किस्तों के रूप में पैसा चुकाएंगे। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव की मांगे इतनी बढ़ती गई कि मीर जाफर देते देते थक गया, लेकिन इसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही थी रॉबर्ट क्लाइव की। और अंतिम रूप से उसने, क्योंकि कब तक पैसा दे, लास्ट में जब पैसा देने से इनकार कर दिया,
तो फिर 1760 में 1760 में मीर जाफर को उसके पद से हटा दिया गया। ठीक, क्योंकि मीर जाफर का ही दामाद था मीर कासिम, जो बकाया राशि चुकाने के लिए तैयार था। उसने कहा क्लाइव से मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उसको भी नवाब बनना था। इस वजह से वो बकाया राशि देने के लिए तैयार था। तो मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जा रहा। समझ रहे हैं? क्योंकि नवाब बनने की जो चाहत थी, शौक था नवाब बनने का, तो मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जा रहा। क्लियर है? अब मीर जाफर के बाद जो ब्रिटिश के सामने जो समस्या आएगी, मीर जाफर ने कुछ ऐसे कार्य किए जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत नाराज हो जाएगी और उसका परिणाम होगा बैटल ऑफ बक्सर। क्लियर है? तो बैटल ऑफ बक्सर जो हो रहा है, आप देखिएगा, इसमें एक तरफ मीर कासिम बंगाल का नवाब है ना, शाह आलम द्वितीय, ये मीर कासिम जो हैं बंगाल के नवाब हैं, है ना, इनका संबंध बंगाल से है। हालांकि युद्ध के समय ये बंगाल के नवाब नहीं थे, है ना, नजमुद्दौला, मैं लिखवा रहा हूँ बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो वो नजमुद्दौला है, लेकिन ये पूर्व बंगाल के नवाब हैं। शाह आलम द्वितीय ये मुगल शासक हैं, मुगल शासक हैं, मुगल बादशाह है। शुजाउद्दौला ये अवध का नवाब है, अवध का नवाब है। और हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति है। ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ उसमें रॉबर्ट क्लाइव की बड़ी भूमिका है, लेकिन जो बैटल ऑफ बक्सर हो रहा है, इस बैटल ऑफ बक्सर में हेक्टर मुन्नो सेनापति के तौर पर है। क्लियर है? डेट ध्यान रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 में युद्ध हुआ। अब इस युद्ध का कारण क्या था, है ना, तो बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन है इसको देख लीजिएगा। भारत की 3 बड़ी शक्तियां, बंगाल के नवाब हैं, मुगल बादशाह है, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला है। अब पराजित हुए थे, हालांकि हम समझेंगे इस बात को, लेकिन बक्सर के युद्ध का कारण क्या था, तो बक्सर के युद्ध का कारण, बक्सर के युद्ध का कारण, रीजन ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। तो अगर हम एक लाइन में कहें, इस युद्ध के कारण थे मीर कासिम के कार्य। मीर कासिम ने कुछ ऐसे कार्य कर दिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में थे। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर का विरोध किया, उसको बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया गया। पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। इस वजह से बक्सर का युद्ध हो रहा है। आगे समझते हैं मीर कासिम ने दरअसल किया था। मीर कासिम ने नवाब बनते ही सबसे पहले राजधानी परिवर्तन कर ली। तो जो ढाका राजधानी हुआ करती थी, पहला कार्य किया राजधानी परिवर्तन, राजधानी कैपिटल को जो है चेंज कर दिया। कहां? तो ढाका से ये राजधानी ले गया मुंगेर। क्लियर है? ढाका से राजधानी चेंज कर ली, मुंगेर ले गया। इसका कारण यह था कि अंग्रेजों की राजनीति से अलग रहकर के काम करना चाहता था, और ब्रिटिश चाह रहे थे कि बंगाल का नवाब एक कठपुतली के तौर पर काम करे, हमारे नियंत्रण में रहे, हमारे कंट्रोल में रह के काम करे। यही बात अंग्रेजों को रास नहीं आई, क्योंकि नवाब जो है उनके नियंत्रण से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। राजधानी परिवर्तन कर ली, है ना, अंग्रेजों से दूरी बनाने की कोशिश की, अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। दूसरा काम जो इसने किया, किसी मुंगेर में उसने एक आधुनिक शस्त्रागार
की स्थापना की। इस आधुनिक शस्त्रागार में भारतीय सिपाहियों को ब्रिटिश परंपरा के आधार पर जो है प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा था। गोले बारूद चलाने की सिखाने की बात हो रही थी। तो ये जैसे आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हो रही है तो ये ब्रिटिश की सेना के लिए एक चुनौती थी। जब ये कार्य भी मीर कासिम का अंग्रेजों को चुनौती दे रहा था। और जो एक बड़ा कार्य इसने किया वो ये था कि बंगाल में भारतीय व्यापारियों को कर से मुक्त कर दिया। अच्छा, इसका कारण क्या था देखिएगा। अंग्रेजों ने दरअसल भारत में मुक्त व्यापार की नीति, ये मुक्त व्यापार करने की प्रक्रिया बंगाल में लागू कर ली थी। अंग्रेज भारत से मुक्त व्यापार करते थे, बंगाल से उनको कोई किसी प्रकार का टैक्स चुंगी नहीं देना पड़ता था। लेकिन इसी मुक्त व्यापार की नीति का अंग्रेजों ने जो है दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। दुरुपयोग कैसे करने शुरू कर दिया था कि वो खुद व्यापार करते थे तो उससे तो कोई टैक्स कर नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने उस नीति का यूज जो है भारतीय व्यापारियों के सामान को बेचना शुरू कर दिया। ऐसे समझिए जैसे अंग्रेज जो हैं बंगाल से व्यापार करते थे, बाहर जाते थे या बाहर से अंदर आते थे तो उन्हें कोई प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था। उन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए कोई भारतीय व्यापारी है और भारतीय व्यापारी को मान लीजिए 100 रुपए देने पड़ते थे यहाँ चुंगी के तौर पर, तो अंग्रेजों ने उनसे कहा कि आप हमको 50 दीजिए, है ना, हम आपके सामान को लेकर के जाएंगे और लेकर के भी आएंगे। तो ये भारतीयों के लिए फायदेमंद वाली बात थी कि उनको आधे रुपए देने पड़ रहे हैं, आधे पैसे देने पड़ रहे हैं। इस वजह से, क्योंकि नवाब की इनकम का सोर्स केवल ये चुंगी था, यहाँ से अंग्रेजों से तो कोई चुंगी मिल नहीं रही थी, भारतीय व्यापारियों से प्राप्त हो रही थी। अंग्रेजों ने इस नीति का दुरुपयोग किया, भारतीय व्यापारियों का व्यापार भी खुद करने लगे, भारतीयों को कम पैसा देना पड़ रहा था और इसका सीधा प्रभाव बंगाल के नवाब की आय पर पड़ रहा था, इनकम पर पड़ रहा था, क्योंकि बंगाल के नवाब की इनकम समाप्त हो गई थी। तो इसी व्यवस्था के दुरुपयोग के कारण जब नवाब ने कहा कि हमें कोई इनकम प्राप्त हो ही नहीं रही तो सीधे सीधे क्यों ना भारतीय व्यापारियों को भी चुंगी मुक्त कर दिया जाए। तो यही काम इसने किया कि बंगाल में भारतीय व्यापारियों को भी कर देने से मुक्त कर दिया। और इस वजह से जो है जैसे ही कर मुक्त किया अंग्रेजों को ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि इसके कुछ कार्य ऐसे थे जो पहले से अंग्रेजों को परेशान कर ही रहे थे। और उन्होंने कहा कि भारतीय व्यापारी हमारे साथ हमारे बराबर व्यापार करेंगे तो हम में और भारतीयों में अंतर क्या रह जाएगा, इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। और जैसे ही ये मामला घटना घटी, ये घोषणा हुई, तो उन्होंने मीर जाफर को जो है बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया, ठीक, और मीर जाफर को जो है फिर दोबारा बैठा दिया। तो फिर इसी परंपरा में मीर जाफर जो है वो मीर कासिम जो है भाग करके अवध जाता है, जहां वहां के नवाब शुजाउद्दौला से मुलाकात करता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि हम सबको मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी से अब सामना करना चाहिए। अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि जिस दिन ये मीर कासिम शुजाउद्दौला से मिलने गया, वहां पर जो है शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह इनके यहाँ पर जो है आश्रय के तौर पर, उनके यहाँ एक मेहमान के तौर पर बैठे हुए थे, क्योंकि दिल्ली में जो है मामला ठीक नहीं था, अंग्रेजों ने बाहर निकाल दिया था, तो इनके यहाँ शरण लिए हुए थे। तो इनकी भी समस्या थी, तो इन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, हम सब लोग मिलकर सामना करते हैं, और क्योंकि हमारी आपकी सभी की कॉमन समस्या है, कॉमन समस्या अंग्रेज हैं, तो इन तीनों ने एक प्लान बनाया कि हम सब लोग तीनों मिलकर के अंग्रेजों को सामना करेंगे और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। तो वही भारत से बाहर निकालने का जो प्रयास हो रहा है वो बैटल ऑफ बक्सर का परिणाम है। क्लियर है? जो 22 अक्टूबर 1764 में युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी रॉबर्ट क्लाइव ने जो है डायरेक्ट तो भाग नहीं लिया था, लेकिन उसने पूरा रणनीति खेली इस युद्ध में, क्योंकि ये इनकी एक बड़ी सेना थी, रॉबर्ट क्लाइव के पास एक छोटी सेना थी। उसने अपनी सेना को जो है कई छोटी छोटी टुकड़ियों में डिवाइड कर दिया और कहा कि इनको 2-4 दिन इतना परेशान किया जाए, ये खुद थक जाएं, हार जाएं, परेशान हो जाएं, और बाद में फिर अचानक आक्रमण किया जाए इनके ऊपर, इनको समाप्त कर दिया जाए। यही काम हुआ। बक्सर का युद्ध जब सेना आमने सामने आई तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना की टुकड़ियों में टूट करके भागना शुरू कर दिया, इन्होंने भी उनका पीछे शुरू कर दिया, और भागते भागते 2-4 दिन हुए तो उसमें कमजोर हुई भारतीय सेना और बाद में पराजित हुई। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्लासी के युद्ध ने बक्सर के युद्ध की निर्णायक भूमिका निभाई।
क्योंकि इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश की सेना का आमना सामना नहीं हुआ था, लेकिन इस युद्ध में आमना सामना हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बक्सर के युद्ध ने ब्रिटिश के वास्तविक विजय पर मोहर लगा दी थी। दूसरी बात कि भारतीय सेना की कमजोरी को उजागर कर दिया, कि भारतीय सेना को कमजोरियों ने ब्रिटिश को भारत में जीतने में मदद दिलाई थी। तो बैटल ऑफ बक्सर की बात हो रही थी। हेक्टर मुनरो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। हेक्टर मुनरो जो है ये सेनापति है। क्लियर है। इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके अधिकारियों के साथ जो है अब संधि होगी, समझौता होगा। वो संधियां दरअसल इलाहाबाद में होंगी, तो उन संधियों को इलाहाबाद की संधियों के नाम से जाना जाता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो इन संधियों को एक बार देख लेते हैं। ये इलाहाबाद की संधियां 1765 में हो रही हैं। मुगल बादशाह, इलाहाबाद की दरअसल दो संधियां हुई हैं। एक संधि हो रही है इलाहाबाद की प्रथम संधि, जिसको हम कह रहे हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये संधि हो रही है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से। क्लियर है। डेट है 12 अगस्त 1765। रॉबर्ट क्लाइव उसे बातचीत कर रहा है। इसी संधि में, इलाहाबाद की संधि में जो पहली संधि हो रही है, इसमें क्या बातें कही गई, तो ये बातें थोड़ी सी याद रखने वाली हैं। जैसे इसमें कहा गया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी जाए। ठीक। दीवानी का मतलब है कर प्राप्त करने का अधिकार। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्रों की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी जाए। बदले में 26 लाख रुपए, 26 लाख रुपए जो है मुगल बादशाह को पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। तो दो बातें मुख्य रूप से हुई कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी को इन क्षेत्रों से कर प्राप्त करने का अधिकार मिल जाए। इसके बदले में 26 लाख रुपए पेंशन के तौर पर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिए जाएंगे। क्लियर है। ये फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ये बातें कही गई। तो क्योंकि ये तो वैसे ही कमजोर थे, उन्होंने कहा ठीक है। और जो दूसरी संधि हो रही है, पहली संधि 12 अगस्त 1765 को हुई, इलाहाबाद में हो रही है, और दूसरी संधि हो रही है 16 अगस्त 1765 को, ये भी रॉबर्ट क्लाइव से हो रही है। लेकिन दूसरी संधि जो हो रही है वो हो रही अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ में। क्लियर है। अब इसमें क्या क्या बातें कहेंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें संधि की अलग बातें हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दी जा रही है, बदले में 26 लाख रुपए पेंशन के तौर पर। इलाहाबाद की द्वितीय संधि में क्या हुआ, देखिए। इलाहाबाद की द्वितीय संधि हो रही है नवाब शुजाउद्दौला, जो अवध के नवाब हैं, और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। इस संधि में यह कहा गया कि लगभग 50 लाख रुपए का जुर्माना, ध्यान रखिएगा, युद्ध क्षतिपूर्ति, यह युद्ध के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि इस युद्ध में जो है हमारा काफी खर्चा हुआ है, उस खर्चे की क्षतिपूर्ति अवध का नवाब जो है सिराजुद्दौला करेगा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला से 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कितना पैसा आप हमको जुर्माने के तौर पर दोगे। क्लियर है। क्योंकि ये बंदी के तौर पर थे, इनको देना पड़ेगा। उसके बाद क्योंकि मीर जाफर जो शालम द्वितीय थे, उन्होंने कहा कि भाई 26 लाख रुपए में हम भारत के राजा हैं, है ना, 26 लाख रुपए हमारा खर्चा कैसे पूरा होगा, इतने में खर्चा चलेगा नहीं। तो फिर इलाहाबाद का कड़ा क्षेत्र शुजाउद्दौला से लेकर के रॉबर्ट क्लाइव ने किसको दे दिया था, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को। तो इलाहाबाद की जो पहली संधि, उसमें ध्यान रखना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिल गई थी। 26 लाख रुपए पेंशन के तौर पर नवाब को मिल गए, इनको मुगल बादशाह को मिल गए थे। प्लस इलाहाबाद का कड़ा क्षेत्र भी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्राप्त हुआ था। किससे लेकर के, तो शुजाउद्दौला से। तो यहाँ कड़ा का जो क्षेत्र है, इलाहाबाद का कड़ा क्षेत्र जो है, ये शुजाउद्दौला से लेकर के मुगल शासक को दे दिया गया था, मुगल शासक को दे दिया गया था। ठीक। तो इस तरीके से इलाहाबाद की संधियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में जो है पूर्ण रूप से एक स्थापित, एक संस्थापक कंपनी के तौर पर स्थापित कर दिया था।
इस युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा से टैक्स वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, है ना। और इसी अधिकार के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंगाल से टैक्स वसूलना शुरू करेगी, जो कंपनी की आर्थिक स्थिति को काफ़ी मजबूत करेगा। और यही आर्थिक स्थितियाँ, यही आर्थिक मजबूती कंपनी को आगे विलय और विस्तार में सहायता करेगी। क्लियर है। तो इलाहाबाद की संधियाँ ईस्ट इंडियन कंपनी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही हैं, जिसके माध्यम से कंपनी ने आगे चल करके अपना विस्तार किया। क्लियर है। आगे की बात है हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।